गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जीशान सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से ऐप पीजीएमएन ऐप के ऊपर। ठीक है, तो आज हम कौन सा चैप्टर ले रहे हैं? आपने अभी तक नाम पढ़ लिया होगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन ये चैप्टर हम आज लेने वाले हैं। मतलब मैटर जो है उसका भी डुअल नेचर होता है और जो रेडिएशन होता है उसका भी डुअल नेचर होता है। डुअल नेचर का मतलब क्या होता है? डुअल नेचर का मतलब होता है वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों का होना। यानी कि जो रेडिएशन है, रेडिएशन समझते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तुम ले लो, उसका डुअल नेचर होता है। यानी वो वेव नेचर भी होता है उसके पास और पार्टिकल नेचर भी होता है। इसी को हम बोलते हैं डुअल नेचर, दोगलापन। हाँ, यस यस, कभी कुछ, कभी वेव कभी पार्टिकल, है ना। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। यहां पर electromagnetic radiation consists of mutually perpendicular oscillating electric and magnetic fields, both being perpendicular to the direction in which the wave and energy are traveling. The idea of quantization of energy was first proposed by Planck. Planck proposed a model that says, अब मैक्स प्लैंक नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पार्टिकल नेचर के बारे में कुछ बताया। टॉपिक बहुत ही इजी है, यस। तो क्वांटाइजेशन के बारे में प्लैंक ने हमें बताया। तो प्लैंक ने हमें क्या बताया? प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उसको बोलते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या बोलते हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो क्या बताया प्लैंक ने कि एनर्जी इज एमिटेड इन पैकेट्स। एनर्जी हमेशा पैकेट के रूप में एमिट होती है और पैकेट के रूप में एब्जॉर्ब होती है। पैकेट के रूप में एमिट होती है और पैकेट के रूप में एब्जॉर्ब होती है। दूसरा, एट हायर फ्रीक्वेंसीज द एनर्जी ऑफ ए पैकेट इज लार्ज। फ्रीक्वेंसी बढ़ा देने से पैकेट की एनर्जी बढ़ जाती है। फ्रीक्वेंसी बढ़ा देने से पैकेट की एनर्जी बढ़ जाती है। पैकेट की एनर्जी बढ़ जाती है। किसी भी एक पैकेट की एनर्जी कितनी होती है? E इक्वल टू एच न्यू। किसी भी एक पैकेट की एनर्जी क्या होती है? E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, तो यह सब प्लैंक ने हमको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर हम थोड़ी बात करने वाले हैं फोटॉन्स के बारे में। ठीक है, फोटॉन्स क्या होते हैं? फोटॉन्स जो है वो लाइट के जो पार्टिकल्स हैं। हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारी लाइट है, लाइट एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। लाइट क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ठीक है, तो हम ऐसा मानते हैं कि लाइट जो है ना वो छोटे छोटे पैकेट्स यानी पार्टिकल्स से बना हुआ है। ठीक है, और ये जो पैकेट ऑफ एनर्जी है, ये जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी, इसी को हम बोलते हैं क्वांटम, और इसी क्वांटम को हम बोलते हैं फोटॉन। इसी क्वांटम को हम क्या बोलते हैं? फोटॉन। तो जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है लाइट का, जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है, ठीक है, लाइट का। अच्छा, एक कल के लेक्चर का पीडीएफ जरा सेंड कर दो, जरा देखो। कर दिया है टेलीग्राम पे ना? नहीं, ऐप के ऊपर जो जिस कोर्स में है ना, उस कोर्स में वन शॉट का फोल्डर है, वन शॉट लेक्चर। ओके, वन शॉट लेक्चर का एक फोल्डर है ऐप के ऊपर। ऐप के ऊपर एक वन शॉट का फोल्डर है। उस फोल्डर में कल के नोट्स ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं। एक बार वहां जाके चेक कर लेना, ठीक है। हाँ, तो पैकेट ऑफ एनर्जी, जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी होता है उसी को हम बोलते हैं फोटॉन, उसी को हम बोलते हैं क्वांटम, उसी को बोलते हैं फोटॉन। ठीक है, तो हाँ, डेफिनेशन, फोटॉन्स आर द पैकेट्स और बंडल्स ऑफ एनर्जी which are emitted by a source of light, अब फोटॉन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फोटॉन जो स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी है उसकी कुछ क्या होती है? प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्या प्रॉपर्टीज है देखते हैं। फोटॉन इज अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हैविंग एनर्जी E। ठीक है, energy of photon is directly proportional to its frequency. Energy of photon is directly proportional to frequency. Energy of photon is directly proportional to the frequency. They travel in a straight line with speed of light. Photon जो है they travel in a straight line with a speed of light. ठीक है, they are electrically neutral. जो photon होते हैं वो electrically neutral होते हैं,
रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो, यानी फोटोन जब रेस्ट पे होता है तो उसका मास जीरो माना जाता है। फोटोन जब रेस्ट पे होता है तो उसका मास जीरो माना जाता है। फोटोन जब रेस्ट पे होता है तो उसके मास को जीरो माना जाता है। ठीक है, यस। अब हम आ रहे हैं अपने अगले फिनोमिना, काफी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, विच इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में होता क्या है? तो देखिए, हम, आप ये एनिमेशन देख रहे होंगे, हम एक रेडिएशन लेके आते हैं, एक सूटेबल रेडिएशन लेके आते हैं। रेडिएशन मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम ले सकते हैं। आप अल्ट्रावायलेट वेव ले लो, विजिबल लाइट ले लो, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम यहां पर ले सकते हैं। तो एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब किसी मेटल के ऊपर फॉल होता है, इंसिडेंट होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। क्या एमिट होता है? इलेक्ट्रॉन एमिट होता है। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आइए इसको पढ़ के देखते हैं। सो द फेनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना फ्रॉम अ मेटल सरफेस, किसी मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकल जाना, व्हेन रेडिएशन, रेडिएशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ एप्रोप्रिएट फ्रीक्वेंसी, एप्रोप्रिएट बोलो या सूटेबल बोलो, सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, सूटेबल फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसके ऊपर इंसिडेंट किया जाए, उस मेटल प्लेट के ऊपर इंसिडेंट किया जाए, इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर से एक बार पढ़ लो। फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल सरफेस व्हेन रेडिएशन ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन इट, यानी जब मेटल के ऊपर एक सूटेबल फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन इंसिडेंट किया जाए तो मेटल से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यहाँ पे आ रही हैं और बदले में यहां से हमको क्या मिल रहा है? इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब आइए देखते हैं लाइव क्लास में अभी कितने स्टूडेंट हैं। देखो, उतना देखने का, चेक करने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि अभी अपना वन शॉट चालू है और वन शॉट में भैया इतना समय नहीं होता कि हम देखें कितने हैं कितने नहीं है, ना। सीधा सीधा जल्दी से टॉपिक पे आ जाओ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ, फिजा शेख है ना, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप हम देख रहे हैं किस तरह से, है ना। ये 3 नंबर के लिए आ सकता है ना, 3 नंबर के लिए आ सकता है। ठीक है, डायग्राम क्लियर नहीं है। ठीक है, मैं एक सिंपल डायग्राम यहां पे आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। तो देखो, इस तरह से मैं एक सिंपल डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं। एक सिंपल डायग्राम मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, एक सिंपल डायग्राम मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ये देखिए, ये वोल्ट मीटर लगा दिया यहां पे, है ना। और हम यहां पर एक माइक्रो एमीटर भी ले लेते हैं। ये देखिए, ये एक सिंपल सा सर्किट मैंने आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखाया है। ठीक है, एक सिंपल सा सर्किट आपको ड्रॉ करके दिखाया है। ये जो प्लेट होता है इसको हम बोलते हैं एमिटर प्लेट, और ये जो प्लेट होता है इसको हम बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। सो दिस इज एमिटर प्लेट, दिस इज कलेक्टर प्लेट। ये वोल्ट मीटर है और ये माइक्रो एम मीटर है। ये वोल्ट मीटर है। ठीक है, वन शॉट में न्यूमेरिकल नहीं होता है माय डियर। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए अलग सीरीज चल रही है, न्यूमेरिकल के लिए अलग सीरीज चल रही है। अगर न्यूमेरिकल देखना है तो वो सीरीज देखो, है ना। हाँ, अभी देखो ना भैया, अभी समझ में आएगा ना, अभी समझाया कहाँ है।
ठीक है, अभी यहां देखते हैं। तो देखो ये जो प्लेट है इसको बोलते हैं एमिटर प्लेट, ये जो प्लेट है इसको हम बोलते हैं कलेक्टर प्लेट। ये कलेक्टर प्लेट है, ये एमिटर प्लेट है। ये वोल्ट मीटर लगाया है और ये माइक्रो एमीटर लगाया है। ये हमारी बैटरी है और ये रियोस्टैट है। ये क्या है बच्चों, ये RH मतलब ये रियोस्टैट है। रियोस्टैट का मतलब क्या होता है, जितना मर्जी वोल्टेज हम वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जितना मर्जी वोल्टेज हम वहां पर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर हम एक सोर्स ले रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, ये एमिटर प्लेट है, ये कलेक्टर प्लेट है। यहां से रेडिएशन इस तरह से आ रही है, इसके ऊपर इंसिडेंट हुई और यहां से क्या निकलना शुरू हो गया, यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलना शुरू हो गए। इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारे क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन्स है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां इंसिडेंट हुई, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया। एक बार इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो गया तो सर्किट कंप्लीट हो गया, यहां पे करंट फ्लो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो जब तक रेडिएशन ऊपर से आती रहेगी, यहां पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते रहेंगे और सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा। ठीक है, ये जो रेडिएशन ऊपर से आ रही है, इस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी हम क्या बोल रहे हैं, न्यू बोल रहे हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, इसका वेवलेंथ जो है वो लैम्बडा है। जो हम ऊपर से रेडिएशन भेज रहे हैं वो रेडिएशन आ रही है, और अगर वो रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी सूटेबल फ्रीक्वेंसी के लिए आ रही है तो फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये कोई ऐसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो लाइट के वजह से एमिट होते हैं। किसकी वजह से एमिट होते हैं, लाइट के वजह से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। लाइट के वजह से एमिट होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो एमिटर प्लेट है, फिलहाल ये एमिटर प्लेट को हमने नेगेटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ है, और जो कलेक्टर प्लेट है इसको हमने पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है और यहां पर करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसी करंट को हम बोलते हैं बच्चों फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसी करंट को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, यही सेटअप था अपना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर कुछ प्यारी प्यारी बातें देखने को मिली। ठीक है, बातें क्या देखने को मिली कि जैसे ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को इंसिडेंट किया गया एमिटर प्लेट के ऊपर, वैसे ही रेडिएशन वहां पे वैसे ही करंट वहां मिलना शुरू हो गया। ठीक है, तो सारे चैप्टर्स का वन शॉट थ्योरी होगा, आप चुपचाप से देखते जाओ, सब मिलेगा आपको। ठीक है, तो व्हेन अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, जैसे ही इंसिडेंट किया गया वैसे ही करंट मिल गया। करंट वाज ऑब्जर्व्ड ओनली इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन वाज मोर देन सम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहां पर कुछ टर्म हम डिफाइन करेंगे, है ना। हाँ, अब देखो एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, एक ग्राफ देखा गया। यहां पर ये ग्राफ आप यहां पे देख रहे होगे, ये ग्राफ मैं दोबारा यहां पे ड्रॉ कर देता हूं। एक्सपेरिमेंट में क्या देखा गया, ठीक है। अरे भैया न्यूमेरिकल सीरीज कब की चालू हो चुकी है, चल रही है ऑलरेडी। यूट्यूब पे नहीं चल रही है, ये अपने ऐप के ऊपर चल रही है ना। शौर्य वौर्य ये सब जितने बैच है ना, इनके ऊपर वो न्यूमेरिकल सीरीज चल रही है। आप कहां सो रहे हो, मस्त ओम, मस्त ओम, आप कहां मस्त मगन हो यार। मन मस्त मगन, मन मस्त मगन, बस तेरा नाम दोहराए, चाहे भी तो रुक न पाए। आइए बच्चों, यहां पर इंटेंसिटी ऑफ लाइट, नीचे इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। इंटेंसिटी मतलब समझते हो, ब्राइटनेस, ब्राइटनेस नीचे है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, और इधर क्या है, इधर है हमारा करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। करंट को मैं आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। क्या देखा गया कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन भाई,
इंटेंसिटी, इंटेंसिटी भैया, इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ लाइट और करंट दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितना तुम ब्राइटनेस बढ़ाते जाओगे उतना करंट बढ़ता जाएगा, जितना ब्राइटनेस बढ़ाते जाएंगे है ना उतना करंट बढ़ता जाएगा, जितना ब्राइटनेस बढ़ाते जाएंगे, ब्राइटनेस को जितना बढ़ाते जाएंगे उतना करंट बढ़ता जाएगा। ये देखिए ब्राइटनेस बढ़ा रहे, इंटेंसिटी बढ़ा रहे तो करंट बढ़ रहा, इंटेंसिटी बढ़ा रहे तो करंट बढ़ रहा। ठीक है, अच्छा अब हम थोड़ा अगला ग्राफ यहां पर समझते हैं। अगला ग्राफ जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के बीच का ग्राफ है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ मैं आपको समझाता हूं। तो अभी अगला ग्राफ मैं आपको समझा रहा हूं, ये देख लो। अगला ग्राफ जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों वो इस तरह से है, ये देखिए यहां पर हमने कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल ले लिया है ना, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल, कलेक्टर प्लेट का पोटेंशियल यहां ले लिया है। और यहां पर हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, यहां पर हमारा क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो मैं एक काम करता हूं, पूरा नाम लिख देता हूं वहां पर। ये हमारा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेरा वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है, वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर v 0 है, इधर ये प्लस v है और इधर ये माइनस v है, उधर पॉजिटिव पोटेंशियल इधर नेगेटिव पोटेंशियल। इस तरह से ये ग्राफ हमने बनाया है। अब आइए यहां पर एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, मतलब एक्सेलरेट करने के लिए, चार्ज को एक्सेलरेट करने के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं उसी को हम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल बोलते हैं। जो आपका वोल्टेज होता है ना, मतलब यहां पे जो वोल्टेज है, ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज जो आपको दिख रहा है यही एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है, यही हमारा एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है। ठीक है, तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं बच्चों कि हम इंटेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। पहले तो ग्राफ क्या देखा गया, आइए देखते हैं। स्कॉलर बैच डिस्काउंट का क्या हुआ, अरे मला क्या, मुझे क्या मालूम भैया, मुझे नहीं मालूम है ना, मुझे ये सब बातें नहीं मालूम। ठीक है, तो आप मुकेश सर से पूछिए ये सब बातें, मुझे ये सब नहीं मालूम, क्या डिस्काउंट, क्या वो, क्या ये, क्या। सुबह सुबह पढ़ाई लिखाई छोड़ के बाकी सब कुछ सूझ रहा, डिस्काउंट का सूझ रहा है ना, सेल का सूझ रहा है ना, सारा कुछ सूझ रहा सुबह सुबह। अब ये मत पूछना भिंडी कैसे रुपए किलो है ना, और आलू कैसे रुपए किलो है। ठीक है, तो अब आइए यहां पर बच्चों ग्राफ किस तरह से, यहां पर इस तरह से ग्राफ है ना, आइए ये ग्राफ ऐसा है। अब ये ग्राफ में ये जो पोटेंशियल है इसको बोलते हैं V नॉट, है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल। आप यहां पे भी देख सकते हो V नॉट है ना, ये V नॉट, इसको स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बोलते हैं या कट ऑफ, है ना, यहां पे लिखा हुआ है स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज, है ना, भी हम उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एनीवेज फिलहाल मैं यहां पे लिख देता हूं दिस इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसका एक नाम और है, इसको हम कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज भी बोलते हैं, कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये माइनस में होता है बच्चों। ठीक है, तो ये वो वोल्टेज है कलेक्टर प्लेट का जिसके लिए करंट फ्लो होना बंद हो जाता है, जिसके लिए करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो ये जो है दिस इज कॉल्ड एज अवर सैचुरेशन करंट, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट, इसको हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। ठीक है, सैचुरेशन करंट मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू करंट। बात ये है कि जैसे जैसे हम पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं, किसके पोटेंशियल को, कलेक्टर प्लेट। आप याद करो इस तरह से हमारा सेटअप था, एमिटर प्लेट कलेक्टर प्लेट, है ना, ये एमिटर प्लेट था, कलेक्टर प्लेट था। अब जैसे जैसे हम यहां पर देखो बच्चों,
तो ये पॉजिटिव नेगेटिव। अब हमें कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाना है, +2 वोल्ट, +5 वोल्ट, +9 वोल्ट। तो हम कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाते जा रहे हैं। किसके पोटेंशियल को बढ़ा रहे हैं? कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो कलेक्टर प्लेट के पोटेंशियल को बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा बच्चों? करंट भी बढ़ता जाएगा, करंट भी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यहां पर इंटेंसिटी फिक्स है। किसको फिक्स कर दिया है? इंटेंसिटी को फिक्स कर दिया। ऊपर से जो रेडिएशन आ रही है ना, उसकी इंटेंसिटी को हमने फिक्स कर दिया है। ठीक है, 50 फोटॉन्स आ रहे, अगर ऊपर से 50 फोटॉन्स आ रहे तो यहां से 50 इलेक्ट्रॉन, अगर ऊपर से 50 फोटॉन आ रहे हैं तो यहां से 50 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। पर जितने बच्चे भी घर से निकलते हैं, सारे बच्चे स्कूल तक पहुंच पाते हैं क्या? नहीं, सारे बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, सारे बच्चे स्कूल तक नहीं पहुंच पाते। कुछ बच्चे मूवी देखने के लिए भाग जाते हैं, कुछ बच्चे जो है पार्क में जाके, गार्डन में जाके बैठ जाते हैं, कुछ कहीं भाग जाते हैं। ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, या नहीं तो हम निकाल सकते हैं, अभी आगे पढ़ने वाले हैं, घबराने की बात नहीं है, अभी वो इक्वेशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर देखिए 50 फोटॉन आए, 50 इलेक्ट्रॉन निकले, पर पूरे 50 इलेक्ट्रॉन कलेक्टर प्लेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जैसे जैसे हम पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो करंट है, ये करंट हमारा बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, और फाइनली एक पॉइंट के बाद जाके करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। मतलब किसी गिवन पोटेंशियल के लिए तक कर दिया, तो जब हमने पोटेंशियल 12 वोल्ट किया तो पूरे 50 इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच गए, मतलब करंट हो गया मैक्सिमम। ठीक है, इसका रिकॉर्डेड भी मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था? हाँ जी, व्हाट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, सब बताता हूं, सब बताता हूं, घबराने की बात नहीं। ठीक है, तो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल जब मान लो 12 वोल्ट हो गया, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन वहां पे पहुंच गए, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन वहां तक पहुंच गए, तो करंट मैक्सिमम हो गया। अब तुम कितना भी वोल्टेज बढ़ा लो, करंट बढ़ने वाला नहीं है, है ना? लैग आ रहा? एक मिनट, एक मिनट बच्चों, लैग बोल रहे बच्चे, लैग। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ब्लैक हो गया है। रिकॉर्डेड मिलेगा भाई, मिलेगा, घबराने की बात नहीं है।
बैटरी लेवल लो, एक्सचेंज बैटरी बोल रहा है। यस। हाँ बच्चों, यस, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से थोड़ा सा अपना स्क्रीन ब्लैक हो गया था। ठीक है, हाँ, तो चलिए वापस यहां पे आते हैं। तो ये ग्राफ हम देख रहे थे, इस ग्राफ में क्या हो रहा है बच्चों, आप जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे, है ना, तो वैसे वैसे ही ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। मैं आपको दिखाता हूं यहां पे, जैसे जैसे हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये ग्राफ ऊपर शिफ्ट होगा। तो इसको बोल दो इंटेंसिटी I1, इसको बोल दो इंटेंसिटी I2, इसको बोल दो इंटेंसिटी I3। तो इंटेंसिटी I1 जो है वो छोटी है, उससे बड़ी I2 है, उससे बड़ी I3 है। तो इंटेंसिटी को जैसा जैसा बढ़ा रहे हैं तो हमारा सैचुरेशन करंट, यानी कि करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। इंटेंसिटी को बढ़ाने से करंट की मैक्सिमम वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स है। इंटेंसिटी के बढ़ने से सिर्फ करंट बढ़ रहा है, इंटेंसिटी के बढ़ने से सिर्फ करंट बढ़ रहा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल को इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा, तो यहां पर एक चीज आपको बता दूं तो कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है ना। तो ये देख लेते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसका सिंबल क्या है, न्यू नॉट, न्यू नॉट सिंबल से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो हमको चाहिए किसी इलेक्ट्रॉन को मेटल से एमिट करवाने के लिए। ठीक है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी required to eject या emit electrons from metal surface, from metal surface is called as threshold frequency। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को जस्ट एमिट करवाने के लिए, जस्ट एमिट है ना, जस्ट एमिट, इजेक्ट की जगह पर मैं क्या लिख देता हूं, क्या लिखता हूं, टू जस्ट एमिट, to just emit electrons from metal surface is called as threshold frequency। ठीक है, ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अभी देखो अगर हमारे इंसिडेंट रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा हुई तो हमको करंट मिलेगा, है ना, तो हमको करंट क्या होगा, मिलेगा, तो हमको करंट मिलेगा, तो हमको करंट मिलेगा। अगर हमारे इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के इक्वल हो गई तो करंट नहीं मिलेगा, और अगर इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है तो भी करंट नहीं मिलेगा। यानी करंट हमको सिर्फ एक ही केस में मिलता है, कब, जब हमारे इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी
इंसिडेंट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी तो ही हमको करंट मिलेगा, वरना हमको करंट नहीं मिलेगा, वरना हमको करंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई हो। तो चलिए अगले ग्राफ की ओर हम चल रहे हैं। अगला ग्राफ हमारा कौन सा है? ये वाला ग्राफ देखो, ये ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूं। इस ग्राफ में यहां पर क्या हो रहा है बच्चों, लेट्स सी। तो यहां पर फिर से हम फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट ले लियो वाई एक्सिस पे। ठीक है, और इधर एक्स एक्सिस पे क्या है? एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, मतलब इसको कलेक्टर पोटेंशियल बोल सकते हो, कलेक्टर प्लेट, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल भी बोल सकते हो, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल भी बोल सकते हो। यहां पे 0 वोल्ट है। अब देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए, है ना, तो यहां पर ये हम ग्राफ देखेंगे। यहां पे देखो पिछले केस में हमने किसको कांस्टेंट रखा था? जब हमने ये वाला ग्राफ बनाया था, ये जो ग्राफ बनाया था, यहां पे क्या कांस्टेंट रखा था? यहां पे हमने फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था, इसीलिए हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स हो गया था। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था, इंटेंसिटी को चेंज कर रहे थे, फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखा था, इंटेंसिटी को चेंज कर रहे थे। अब हम इसका उल्टा करने वाले, इसका उल्टा करने वाले, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे और फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखेंगे और फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे। तो इंटेंसिटी को कांस्टेंट रख के फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे, तो ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यू हमें देखने को मिलेगी, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए। तो ये मान लो ν3 हो गया, ये ν2 हो गया, ये ν1 हो गया। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग देखने को मिलेगा। तो भाई यहाँ पे देखो ये फ्रीक्वेंसी कम है, उससे ज्यादा ये है, उससे ज्यादा ये है, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ता जा रहा है। यानी जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी तुम दोगे इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए, उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको देना पड़ेगा। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे, है ना, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी दोगे इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए, उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल हमको देना पड़ेगा। ठीक है, पर यहां सैचुरेशन करंट की वैल्यू फिक्स है। सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्यों फिक्स है? इसलिए फिक्स है क्योंकि हमारी इंटेंसिटी फिक्स है, इंटेंसिटी फिक्स है, इसीलिए सैचुरेशन करंट भी हमारा क्या है? फिक्स है। तो इंटेंसिटी को फिक्स कर दोगे तो करंट फिक्स हो जाएगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी के बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है, फ्रीक्वेंसी के बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता है। ठीक है, एक और ग्राफ है बच्चों, वो मैं आपको दिखा देता हूं, पर उसके पहले मैं आपको बताता हूं आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो मैं अब यहां पे आपको बता रहा हूं आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या कहता है, आइए देखते हैं। आइंस्टाइन का फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या कहता है, आइए देखते हैं। इक्वेशन ये कहता है कि जो भी हमने फ्रीक्वेंसी दी है ना, ये जो भी एनर्जी हमने दी है, वो एनर्जी का एक हिस्सा जो है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी, जिसको हम वर्क फंक्शन भी बोलते हैं, उसके रूप में जाता है। ये हमारा वर्क फंक्शन है। और बाकी का हिस्सा हमारा कहां चला जाता है? बाकी का हिस्सा हमारा काइनेटिक एनर्जी मैक्स प्रोवाइड करने में चला जाता है। तो जो भी टोटल एनर्जी तुम दे रहे हो, उसका कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में चला जाता है। ये h0 क्या है? इसी को हम वर्क फंक्शन बोलते हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, φ0 प्लस ke मैक्स। ध्यान दो बच्चों, ध्यान देंगे। तो जो भी एनर्जी हम दे रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा वर्क फंक्शन में जाता है। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए। ठीक है, मिनिमम एनर्जी जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को एमिट करवाने के लिए। ठीक है, तो जो भी एनर्जी हम दे रहे हैं, उसका कुछ हिस्सा जो है वो वर्क फंक्शन में जा रहा है, और बाकी कहां जा रहा है? इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने में जा रहा है। इसको ऐसा लिखो, वैसा लिखो, या इसको लिखने के और भी मेथड्स हैं। इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, h माइनस h0 इज इक्वल टू ke मैक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं। ये भी एक रूप हो जाता है इसका। ठीक है, इसको लिखने के और भी मेथड से बच्चों, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, h
माइनस एच न्यू नॉट इज इक्वल टू के ई मैक्स। ये जो के ई मैक्स दिख रहा है, इस के ई मैक्स के जगह पर हम ई वी नॉट भी लिख सकते हैं, जहां वी नॉट हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है। वी नॉट हमारा क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल है। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और उस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में हो गया और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल के फॉर्म में हो गया है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशंस मैंने यहां पर लिख के आपको दे दिए हैं। ठीक है, अब इसी के आधार पे हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं। इसके आधार पे हम क्या बता सकते हैं? तो देखो, इसके आधार पे हम ये बता सकते हैं कि जब हमारा, है ना, ये देखिए, हमने देखा कि के ई मैक्स हमारा क्या है? के ई मैक्स है हमारा एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि जब न्यू इक्वल टू न्यू नॉट है, पहला केस हम देख रहे हैं कि जब न्यू इक्वल टू न्यू नॉट है तो के ई मैक्स हमारा क्या हो जा रहा है? के ई मैक्स हमारा 0 हो जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। काइनेटिक एनर्जी 0 होने का मतलब क्या बच्चों? इलेक्ट्रॉन्स मूव नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा है भैया कि केस नंबर 2, तो यहां पे हमको कोई करंट देखने को नहीं मिलेगा। यहां पे कोई करंट देखने को नहीं मिलेगा। दूसरा केस है अगर हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम हो जाए तो उस केस में के ई मैक्स तो नेगेटिव हो जाएगा, के ई मैक्स नेगेटिव हो जाएगा। यहां पे भी हमको कोई करंट देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा केस देखो, तीसरे केस में क्या है कि हमारी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाए, ज्यादा हो जाएगी तो फिर के ई मैक्स क्या हो जाएगा? के ई मैक्स हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और के ई मैक्स पॉजिटिव हो गया तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ करंट हमको देखने को मिल जाएगा। यही 3 केसेस हैं जो आइंस्टाइन ने एक्सप्लेन किए। आइंस्टाइन ने ये सारे केसेस हमको एक्सप्लेन करके दिए। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। अब हम सीधा आते हैं फोटो सेल। फोटो सेल हमारा क्या होता है बच्चों? तो देखिए, फोटो सेल एक डिवाइस है। इट इज अ डिवाइस दैट मेक्स यूज ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। कौन? फोटो सेल। ठीक है, तो यहां देखिए, ऊपर से लाइट आती है, तो ये जब लाइट आती है और ये एमिटर प्लेट के ऊपर गिरती है तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और सर्किट कंप्लीट हो जाता है। तो ये जब तक ऊपर से लाइट आती रहेगी तब तक सर्किट में करंट फ्लो होता रहेगा ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और जहां लाइट आना बंद हो जाए तो करंट फ्लो होना भी बंद हो जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं फोटो सेल। इसके अलग अलग एप्लीकेशंस हैं, जैसे बर्गलर अलार्म, है ना, काउंटर्स में भी यूज करते हैं और बर्गलर अलार्म, है ना, अलग अलग चीजों में हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट हमारा है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली ने क्या हाइपोथेसिस दिया? ठीक है, तो अभी देखो, डी ब्रॉगली ने हमको बताया कि फोटोन जो है, फोटोन जो लाइट का पार्टिकल होता है उसका मोमेंटम हमें बताया। उसका मोमेंटम कैसे बताया? आइए देखते हैं। देखो, हमको पता है कि मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। देखिए, तो उसने क्या बताया कि जो भाई फोटोन होता है, फोटोन का जो मोमेंटम, मोमेंटम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमको पता है कि मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। तो ये मान लो फोटोन का मास है और ये मान लो फोटोन की वेलोसिटी है जो लाइट के वेलोसिटी के इक्वल है, m इंटू सी, है ना। अब हमको आइंस्टाइन के फॉर्मूला से पता है कि E इक्वल टू एम सी स्क्वायर होता है। E क्या होता है? एम सी स्क्वायर। C इधर ले आओ तो E बाई सी इज इक्वल टू एम सी, ऐसा लिख सकते हैं। यानी एम सी के जगह पर मैं E बाई सी लिख सकता हूं। तो यहां मैं लिख सकता हूं E बाई सी। यहां मैं क्या लिख सकता हूं? E बाई सी। ये हो गया फोटोन का मोमेंटम, E बाई सी। और इसको लिखने के अलग अलग मेथड से बच्चों, E के जगह पर मैं चाहूं तो एच न्यू भी लिख सकता हूं। ठीक है, E के जगह पर मैं एच सी बाई लैम्डा भी लिख सकता हूं, एच सी बाई लैम्डा, और नीचे में पहले से C है
तो ये C कट जाएगा और h बाई लैम्डा आ जाएगा। तो देयरफॉर फोटोन का जो मोमेंटम है उसको हम E बाई सी तो लिख ही सकते हैं, साथ ही साथ और क्या लिख सकते हैं, m इंटू सी भी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं भैया, इसको h बाई लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो फोटोन के मोमेंटम को हम ऐसे लिख सकते हैं E बाई सी या m इंटू सी या h अपॉन लैम्डा। ये सारे अलग अलग रूप हैं, किसके रूप हैं, फोटोन के मोमेंटम के रूप हैं। ये फोटोन के मोमेंटम को हम इस तरह से अलग अलग रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। यहीं से डी ब्रॉगली ने हमें मैटर वेव्स के बारे में बताया। मैटर वेव्स उसने बताया कि कोई भी पार्टिकल का डुअल नेचर होता है और उसका जो वेवलेंथ होता है वो होता है h अपॉन पी। इसी को हम h अपॉन एम वी भी बोल सकते हैं, h अपॉन एम वी भी बोल सकते हैं। ये वेवलेंथ एसोसिएटेड विथ मैटर वेव। कोई भी मैटर ले लो, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कोई भी मैटर ले लो, उसके साथ कुछ ना कुछ वेवलेंथ जुड़ा हुआ है और वो वेवलेंथ है लैम्डा एच बाई पी यानी लैम्डा एच बाई एम वी। ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, देखो काइनेटिक एनर्जी जो हमारी होती है, काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। तो ऊपर भी मास से मल्टीप्लाई किया, नीचे भी मल्टीप्लाई किया, तो ऊपर हो जाता है एम स्क्वायर वी स्क्वायर और नीचे हो जाता है 2m। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर को ही मैं एम वी का स्क्वायर अपॉन 2m लिख सकता हूं। तो ये हमारा क्या आ रहा है भैया, काइनेटिक एनर्जी आ रहा है। अब यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, देखो mv मतलब मोमेंटम, तो मैं काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकता हूं, मोमेंटम का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस द मास, k इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाई 2m। यहां से मैं p को क्या लिख सकता हूं, रूट अंडर 2mk लिख सकता हूं, रूट अंडर 2mk। यहां मेरा k क्या है, k मेरा काइनेटिक एनर्जी है और m मेरा मास है, ठीक है। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। ये किसके किसके बीच का रिलेशनशिप है, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का रिलेशनशिप है। तो इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 1 और इसको बोल दो इक्वेशन नंबर 2। अब 2 को उठा के 1 में पुट कर दो, पुटिंग 2 इन 1। तो आइए देखते हैं हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा लैम्डा वेवलेंथ इज इक्वल टू h बाई पी बोलो या h बाई रूट अंडर 2mk बोलो, बात एक ही है, ठीक है, बात एक ही है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपको बताता हूं, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताता हूं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं, कहां पे, यहां पे बताता हूं, ठीक है। ये देखो वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान से देख लो, ठीक है। तो मान लो हम इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट कर रहे हैं। यहां पे हमने इस तरह से बैटरी लगाई हुई है, बैटरी लगा के हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसा मूव कर रहे, तो इलेक्ट्रॉन को हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा, है ना। जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगा। तो वो वेवलेंथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये आपको बताते हैं। तो लैम्डा अभी अभी हमने देखा, लैम्डा को हम h बाई रूट अंडर 2mk बोल सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है, ऑल्सो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है उसको हम E इंटू वी बोल सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी को हम E इंटू वी बोल सकते हैं, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसको जब तुम यहां पुट कर दोगे तो लैम्डा हमारा आ जाएगा h अपॉन रूट अंडर 2 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये जो पोटेंशियल दिख रहा है आपको, इसी को हम बोलते हैं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर हम सारी वैल्यूज पुट कर दें, मतलब इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है, इलेक्ट्रॉन का मास हमें पता है और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें पता है। तो ये सारी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें और ये 2 भी हमको पता है, तो ये सारी वैल्यूज अगर, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी हमको पता है, तो ये सारी वैल्यूज अगर हम पुट कर दें तो ये कुछ ऐसा मिल जाता है बच्चों 1.227, है ना, अपॉन रूट ऑफ वी नैनोमीटर, है ना। इस तरह से ये मिल जाता है, इसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इसी को हम बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। यही है वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला, लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 अपॉन रूट वी। ये एग्जाम में पूछा जाएगा, आपसे पूछेंगे डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। या आपको बोल सकते हैं कि भाई व्हाट इज द डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये डी ब्रॉगली का फॉर्मूला है फॉर द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के वेवलेंथ के लिए डी ब्रॉगली का ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी, ये इसको आपको याद रखना है। अब फाइनली हम अपने लास्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, हमारा आखिरी टॉपिक। ओके, थैंक यू यश, थैंक यू। तो अब हम आ रहे हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। अब डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में आपको सारी बातें नहीं समझ में आएंगी, लेकिन थोड़ा बहुत भी समझ गया तो आपका काम हो जाएगा। अब 1.227 लिखो या 1.228 लिखो, भाई भैया बात तो लगभग लगभग एक ही है ना भाई, है ना। आई एम सॉरी, ठीक है। 1.227 लिख दिया है मैंने, या 1.228, इसमें कितना फर्क है भाई, इसमें कितना फर्क है, ठीक है। चल चलेगा, ठीक है, ओके फाइन। एक्चुअली क्या है, स्टेट बोर्ड की पुरानी वाली बुक में, या तुम दूसरे रेफरेंस बुक भी जब देखोगे तो बहुत सारे दूसरे रेफरेंस बुक में 1.227 लिखा रहता है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, उसका टेंशन मत लो, ठीक है, जानो, ठीक है। तो अभी ये देख लो, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैटर वेव, मैटर वेव पढ़ा दिया ना भाई, वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर स्किप किया आपने? नहीं स्किप किया है भाई, ये बताया ना, वेव पार्टिकल डुअलिटी आपको बताया ना, कहां गया। वेव पार्टिकल डुअलिटी में क्या है, वेव पार्टिकल डुअलिटी में क्या बोल रहा, मटेरियल पार्टिकल्स शो वेव लाइक नेचर, मतलब जो मटेरियल पार्टिकल होता है उनका भी वेव नेचर होता है, ठीक है। अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस दिस फिनोमेना इज नोन एज वेव पार्टिकल डुअलिटी। द फ्रीक्वेंसी ओमेगा एंड वेव नंबर के आर यूज्ड टू डिस्क्राइब इन क्लासिकल थ्योरी ऑफ मास। वेव पार्टिकल डुअलिटी इंप्लाइज द ऑल मूविंग पार्टिकल, जितने भी मूविंग पार्टिकल्स हैं उनका कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होता है और उनका कुछ ना कुछ वेव नंबर होता है, वो भी वेव के जैसा बिहेव करते हैं, है ना। जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं वो वेव के जैसा बिहेव करते हैं, जितने भी मूविंग पार्टिकल हैं, है ना। वो मेनली वेव पार्टिकल डुअलिटी में मेन चीज क्या बताता हूं, वेव पार्टिकल डुअलिटी में मेन चीज है ये डी ब्रॉगली का वेवलेंथ, ये मेन चीज है, मेन चीज ये है ना, डी ब्रॉगली का वेवलेंथ। मैटर वेव का जो वेवलेंथ होता है ना वो पूछते हैं, है ना, वो हमसे पूछते हैं मैटर वेव का वेवलेंथ, ठीक है। ये मेन चीज है, ये मेन चीज है, बाकी सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए, तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखो उसमें कुछ नहीं, उसमें बस ये बताया जा रहा है, वेव पार्टिकल डुअलिटी में क्या बता रहे हैं कि कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है उसका कुछ ना कुछ वेव होता है, उसमें कुछ ना कुछ वेवलेंथ होता है ना, वो भी वेव के जैसा बिहेव करता है। वो बात और है कि उसका वेवलेंथ बहुत छोटा होता है। अभी इतना बड़ा पेन है, ये पेन का भी वेव नेचर है, पर ये वेव नेचर, इसका वेवलेंथ इतना छोटा है कि इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो पार्टिकल जितना छोटा होगा उसका वेवलेंथ उतना बड़ा होगा, तो हम उसको आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसका लोड मत लीजिए, यहां पर आ जाइए, ठीक है, ओके, वेरी नाइस। तो अब फाइनली हम देख रहे हैं डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो ये एक्सपेरिमेंट का पहले मकसद समझ लेते हैं, मकसद क्या है। द मेन एम ऑफ डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट इज टू प्रूव द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, टू प्रूव, टू इसकी ऐसी की तैसी, एक मिनट बच्चों, टू प्रूव वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू प्रूव वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को प्रूव करने के लिए यह एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया, ठीक है। डी ब्रॉगली ने जो बातें कही थी वो सही बात थी या गलत बात थी, है ना, है ना, सही बात थी या गलत बात थी, वो समझाने के लिए हमको ये एक्सपेरिमेंट लिया गया। डेविसन और जर्मर ने एक्सपेरिमेंट लिया, ठीक है। अब मैं इसको ना थोड़ा अलग टाइप से लिख के दिखाता हूं आपको। एक तरफ मैं लिख रहा हूं पार्टिकल नेचर, पार्टिकल, या मैं काम करता हूं, इधर मैं लिखता हूं
वेव थ्योरी के आधार पे क्या देखने को मिला, है ना। और इधर मैं लिख रहा हूं कि भैया डी ब्रॉगली के हाइपोथेसिस के हिसाब से क्या देखने को मिला। ठीक है, तो आइए देखते हैं वेव थ्योरी के हिसाब से, वेव थ्योरी के हिसाब से यहां क्या देखने को मिला। तो एक ब्रैग का फॉर्मूला है, ब्रैग्स फॉर्मूला। ब्रैग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, बस ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको रट्टा लगाना है। ब्रैग का फॉर्मूला क्या है? ब्रैग का फॉर्मूला ये कहता है कि लैम्डा इज इक्वल टू 2d साइन थीटा, जहां थीटा हमारा स्कैटरिंग एंगल होता है। थीटा हमारा क्या होता है भाई? स्कैटरिंग एंगल होता है। ठीक है, अब वो क्या होता है वो डायग्राम में भी दिया हुआ है, देखो ये थीटा है, डायग्राम में भी दिख रहा होगा, डायग्राम में ये थीटा है ना, स्कैटरिंग एंगल। तो अब उसने क्या बताया, उसने क्या बताया भैया कि जब ये वैल्यूज हम यहां पे पुट करेंगे, जब हम यहां पर ये वैल्यूज पुट करेंगे तो वैल्यूज क्या क्या है वो वैल्यूज मैं आपको बता देता हूं। तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो यहां पर देखो 2d 0.91 एंगस्ट्रॉम है, ये एक्चुअली यहां पे जो हम क्रिस्टल यूज कर रहे हैं, देखिए निकल का जो क्रिस्टल है, निकल का क्रिस्टल दिख रहा होगा आपको, निकल, निकल का क्रिस्टल दिख रहा है। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब होता है, हाँ सर, हाँ देखो निकेल का जो क्रिस्टल यूज किया है ना, ये निकेल का क्रिस्टल है, तो इसके जो अलग अलग लेयर्स होते हैं ना, वो लेयर्स के बीच का जो सेपरेशन है उसको हम डी बोलते हैं। ये निकेल क्रिस्टल है, निकेल का क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल में ना अलग अलग लेयर्स होते हैं, तो किसी भी दो लेयर के बीच का जो सेपरेशन है वही हमारा स्मॉल डी है। लैम्डा वेवलेंथ है ना, और साइन थीटा स्कैटरिंग एंगल जो वहां पे मैंने आपको दिखाया। अब जब यहां पे वैल्यूज पुट करोगे तो जो निकेल का जो क्रिस्टल होता है ना, उसके स्मॉल डी की वैल्यू फिक्स होती है, वो होता है 0.91 एंगस्ट्रॉम, यानी 10⁻⁻10 मीटर, ये उसकी वैल्यू होती है। ठीक है, तो वो वैल्यू जब यहां पे पुट किया गया 0.91 इंटू 10⁻10 है ना, इंटू अच्छा एंगल क्या लिया गया, तो देखा गया कि जब थीटा 65 डिग्री था, देखा गया कि जब थीटा 65 डिग्री था तो बहुत ब्राइट लाइट हमको देखने को मिली। क्या देखने को मिली? बहुत ब्राइट लाइट देखने को मिली। थीटा इक्वल टू 65 डिग्री के लिए यहां पे इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का बीम है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का बीम आ रहा है ऐसा, और टक्कर खा के जला रहा है, तो किसका बीम है? बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज अ बीम ऑफ। सर लाइट थोड़ी कम करो ना तो दिखेगा डायग्राम। अच्छा अच्छा, एक मिनट, अभी देखो डायग्राम दिख रहा है क्या? डायग्राम दिख रहा है बच्चों, देखो। नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, नो नो नो। ठीक है, तुम अपने बुक में डायग्राम देख लो, डायग्राम बुक में देख लो, मैं पेज नंबर बता देता हूं। लास्ट पेज निकाल लो, इस चैप्टर का लास्ट पेज निकाल लो, आज मैं बुक भी लेके नहीं आया हूं साथ में। लास्ट पेज निकाल लो इस चैप्टर का, बुक में निकाल के डायग्राम देख लो। ठीक है, हम मुझे तो दिख रही है पर यहां कुछ कॉन्ट्रास्ट का इश्यू है। ठीक है, ओके जान दो तुम। हाँ 318, यस थैंक यू वेरी मच। 318 पेज नंबर निकालो, और 318 पेज नंबर पे आपको ये डायग्राम दिख जाएगा, वहां निकाल के आप देख लो। तो इस डायग्राम में थीटा दिया हुआ है, देखो थीटा दिया हुआ है डायग्राम में। ठीक है, हाँ तो मैं क्या बोल रहा था कि जब थीटा 65 डिग्री था, जब थीटा 65 डिग्री था, जब थीटा 65 डिग्री था, तो उस एंगल के लिए आपको एकदम ब्राइट स्पॉट देखने को मिलेगा, ब्राइट लाइट देखने को मिलेगी। ब्राइट लाइट मतलब वहां पर जरूर इलेक्ट्रॉन्स का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा होगा। हमको पता है जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो लाइट एकदम ब्राइट हो जाती है, यस और नो। तो यहां पर बच्चों ये क्या होगा, ये कुछ हो जाएगा इस तरह से। जब इसको 65 डिग्री रखोगे और जब इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर आपको
क्या वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू मैं आपको लिख के बता देता हूं। ये वैल्यू आपको मिलेगी 1.65 एंगस्ट्रॉम, है ना, 1.65 एंगस्ट्रॉम देखने को मिलेगा। एंगस्ट्रॉम मतलब क्या होता है, 10⁻⁻10, ये आपको देखने को मिलेगा 1.65 10⁻⁻10। ये लैम्डा की वैल्यू यहां से निकल के आती है। ये किसके हिसाब से हुआ, वेव थ्योरी के हिसाब से। अब देखते हैं कि क्या डी ब्रॉगली इसको सेटिस्फाई कर पाएगा, क्या डी ब्रॉगली इसको सेटिस्फाई कर पाएगा। तो आइए देखते हैं डी ब्रॉगली ने क्या किया। तो अब डी ब्रॉगली ने तो बताया था कि इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बताया था, 1.228 अपॉन रूट ऑफ वी, इतना बताया था डी ब्रॉगली ने। अगर डी ब्रॉगली के फॉर्मूला से भी वैल्यू इतनी ही आ गई तो समझो डी ब्रॉगली ने सही कहा था। तो चलिए यहां पे पुट करते हैं। तो देखा गया कि 1.228 और यहां पर जो वोल्टेज देखा गया, वो वोल्टेज कितना था, वो वोल्टेज था 54 वोल्ट बच्चों। वो वोल्टेज कितना था, 54 वोल्ट, यानी थीटा इक्वल टू 65 डिग्री एंड वोल्टेज इज 54 वोल्ट। इस कॉम्बिनेशन के लिए हमको एक ब्राइट स्पॉट देखने को मिला था, मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिला था। तो यहां पर मैं पुट करता हूं एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 54 वोल्ट, एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये वैल्यू मिली थी। इसको जब सॉल्व किया तो क्या देखा, इसको सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आई है वो भी आपकी वो आ गई 1.67 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब आप देखिए बच्चों, ये वैल्यू बिल्कुल लगभग उतनी ही है जितनी ये वैल्यू है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स को वेव मान के जो वैल्यू आई थी, वेव थ्योरी से जो वैल्यू आई थी, डी ब्रॉगली के फॉर्मूला से भी वेवलेंथ उतना ही आ गया। डी ब्रॉगली के फॉर्मूला से भी वैल्यू उतना ही आ गया वेवलेंथ का। इसका मतलब है कि डी ब्रॉगली ने जो बातें कही थी बिल्कुल सही कही थी, डी ब्रॉगली ने जो फॉर्मूला दिया था बिल्कुल सही दिया था, हेंस प्रूव्ड, यही उसको। तो आपको दो वैल्यूज याद रखनी है, थीटा 65 एंड वोल्टेज 54 वोल्ट, ये दो वैल्यू याद रखो। ये फॉर्मूला याद रखना है। यहां वैल्यूज पुट करके फाइनल वैल्यू निकाल के आपको दिखा देना है कि देखो बोथ आर सेम, देयरफॉर हेंस प्रूव्ड। क्या प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, और डी ब्रॉगली ने जो बातें कही वो सही बातें कही हैं। बुक में 0.167 है क्योंकि नैनोमीटर में लिखा होगा। इसको एक पीछे लेके जाओगे तो 0.167 इंटू 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। इसको तुम 0.167 नैनोमीटर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो भैया एक ही बात है ना भाई, आगे पीछे की बात ना, नैनोमीटर में लिखोगे तो वैसा हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट शिफ्ट कर दो ना, यस एक ही बात है, ठीक है। ये मैंने एंगस्ट्रॉम में लिखा है, तुम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लो, कोई बात नहीं है, आंसर वही है, ठीक है। ओके, समझ आ गई ये बात। तो बच्चों इसी के साथ साथ जो है चैप्टर हमारा होता है फिनिश। हम मिलेंगे फिर कल अपने अगले लेक्चर में, और हमारा जो अगला लेक्चर है वो उसमें हम लेने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। तो कल सुबह हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई। देखो छोटा सा चैप्टर है, इसमें बच्चे आईएमपी पूछ रहे, 4 पेज का चैप्टर है, उसमें चारों पेज आईएमपी है, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ठीक है, और ग्राफ, वो दोनों भी ग्राफ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, है ना। अच्छा, और एक ग्राफ में बताना भूल गया, ये वाला ग्राफ देख लो एक बार, है ना। ये वाला ग्राफ एक बता देता हूं मैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का जो ग्राफ है, ये ग्राफ भी याद कर लेना। स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है मेटल ए और मेटल बी के लिए, वो मैं यहां पे ड्रॉ करके दिखा देता हूं, तो अगर आप स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है और इधर फ्रीक्वेंसी है, उसका ग्राफ जब देखोगे ना तो वो ग्राफ ऐसा बनता है। तो ये एक अलग मेटल है, मेटल ए, और ये एक अलग मेटल है, मेटल बी। ये दो अलग अलग मेटल है। तो दो अलग अलग मेटल के लिए आपको जो है अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही ये ग्राफ है बच्चों, यहां पर, है ना। देख लो, वापस से दिखा देता हूं, उम्मीद है ये ग्राफ दिख रहा होगा आपको, बुक में भी दिया हुआ है, आप देखो। तो ये अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल है, अलग अलग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। तो अलग अलग मेटल्स के लिए ये ग्राफ अलग अलग हो जाता है, क्यों? क्योंकि अलग अलग मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, ठीक है। अलग अलग मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है, इसीलिए अलग अलग मेटल्स के लिए ये ग्राफ अलग अलग हो जाता है, ठीक है। तो चलेगा,
हाँ अभी के अभी मैं डलवा देता हूँ। एक्चुअली आप हमारे जो आदित्य सर हैं वो छुट्टी पे थे, आदित्य सर छुट्टी पे थे, इसीलिए बच्चों यहाँ पर मैं कल आपको भेजने में थोड़ा डिले हो गया। थैंक यू वेरी मच वेदांत, हैंडराइटिंग अच्छी है, थैंक यू। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि कल हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, परसों हम देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, परसों हम देखने वाले हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, और उसके बाद है ऑसिलेशन, है ना, 21 को ऑसिलेशन है, चलेगा? तो ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये पता चल गया होगा। अगले 3 दिन का मैंने आपको शेड्यूल दे दिया है, अगले 3 दिन का शेड्यूल दे दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड ऑसिलेशन, ये 3 चैप्टर 3 दिन में होने वाले हैं। ओके बच्चों, तो आज के लिए वेव ऑप्टिक्स कब है? वेव ऑप्टिक्स तो अभी अभी खत्म किया ना पढ़ा के, यूट्यूब पे भी पढ़ा दिया अब तो, ठीक है। ओम क्या हो गया, क्या पढ़ तो रहा हूं, तुम्हारा कमेंट है ना, शेड्यूल सेंड करो, शेड्यूल बता दिया ना, ओरली बता दिया आपको। कल स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, परसों सेमीकंडक्टर है और तरसों ऑसिलेशन है, कल परसों तरसों, ठीक है, समझ गए? ओके बच्चों, चलेगा, ठीक है, फिर आज के लिए इतना बस करते हैं, हम मिलते हैं फिर कल सेम टाइम सेम प्लेस। कल स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ के आना एक बार, ताकि जब मैं जल्दी जल्दी पढ़ाऊं तो आपको सारी बातें समझ में आ सके। ओके, अपना ख्याल रखिए, बाय बच्चों। बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तू कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहां जाए महफूज हो, तू जहां जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, बाय।